वहाँ लोकल उन्होंने एक तंजीम खड़ी कर दी कि हम पाकिस्तान, हम बांग्लादेश बनाएंगे, मुक्ति बानी। हाँ। तो उसमें हिंदुस्तान के ट्रेंड आर्मी के लोग, जो जो उनके बॉर्डर है, बॉर्डर के साथ साथ है ना, तो वो चले गए वर्कर बन के। और बांग्लादेश में वहाँ इतनी तहरीक खड़ी की कि वहाँ पाकिस्तान को वहाँ से भगा दिया, वो बांग्लादेश हो गया। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। कश्मीर लाइफ में आपका खुशामदीद। मैं हूं मसूद हुसैन। यादें की एक और कड़ी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यादें एक पर्सनल हिस्ट्री प्रोजेक्ट है जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जिन मर्द और ख़वातीन ने कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के डिफरेंट फैसेट्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट सेक्टर्स के साथ मैं जो कुछ भी कंट्रीब्यूट किया हो या तारीख के नहायत ही नाजुक गोशों को नज़दीक से देखता हो, हम उनसे बात करते हैं। उनकी जो यादों का उनका कोई हमालिया होता है, उसमें से थोड़ा सा हम आपके लिए उनसे चुरा लेते हैं। तो आज की इस नशस्त में मैं बैठा हूँ जनाब गुलाम नबी नायक साहब के साथ। गुलाम नबी नायक साहब पैदा हुए हैं त्राल के एक इलाके डाडसरा में। वहाँ तो उन्होंने नहायत ही ट्राइंग सिचुएशन में तालीम हासिल की और बाद में सरकारी मुलाजिम हो गए और डिविजनल कमिश्नर रिटायर हो गए। और इस वक्त जब मैं उनके साथ बात करने जा रहा हूँ, ये दहलीज पे है 100 साल फॉर्मली अपनी एज के, और अपनी एज में, अपनी उम्र में इन्होंने कश्मीर को बहुत बदलते देखा है। कश्मीर में बहुत तब्दीलियां देखी, जो ट्रांजिशंस मुख्तलिफ हुए, जो जंगें मुख्तलिफ हुई। एक ज़माने में उन्होंने स्टूडेंट कश्मीर को देखा, दूसरे ज़माने में बैसित एडमिनिस्ट्रेटर देखा, और ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रांजिशन हुए उनको बहुत नज़दीक से देखा। लैंड टिलर देखा, वो इसका हिस्सा रहे। तो आज हम उनको, उनकी बहुत सारी यादों में से कुछ तो आपके लिए सुपेयर कर ही पाएंगे। नायक साहब, आपका खुशामदीद। थैंक यू। तो हम इस बात से शुरू करेंगे, मुलाकात इस बात से शुरू करेंगे कि आप पैदा हुए एक दूर इलाके में, दूर उफ्तादा श्रीनगर से जो था, डाडसरा उतना नजदीक भी नहीं है। आज तो सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, तब तो बहुत ज्यादा था। तो आपकी याद क्या है, पैदाइश के बाद की यादें क्या है, डाडसरा की यादें क्या है और कश्मीर की यादें क्या है? मैं, डाडसरा एक गांव है इलाके त्राल में। डाडसरा में तो मशहूर है कि वहाँ की ज़ियारत, और वहाँ एक मशहूर था कि तमाम इलाके के लोग, जब उसका उर्स होता था तो बहुत लोग जमा होते थे वहाँ। यहाँ तक कि जो वहाँ के रहने वाले थे, जो बाहर से आया, अच्छा उसको खाना भी खिलाना है, सब कुछ है, चाहे उनके पास है जो कुछ भी है, पेश रखते थे। तो मैं वहाँ पैदा हुआ, तो मुझे समझे भाई ये ठीक है, ये बड़ा दिन है यहाँ, इसमें चाहिए कि हाँ ये जो हजरत गुजरे हैं उनसे सबक सीखें, या उनकी क्या तालीमात थी उस पर हम अमल करें। इसकी तरफ लोग नहीं जाते थे। हर एक को ये पता था हम डाडसर जाना है, तो वहाँ जिस घर में जाएंगे वो कहते में मेरी वाकफियत है भाई वहाँ। मैं क्या एक दफ़ा एक आया था, उसने मेरे यहाँ ये एक बैल खरीदा था, हाँ, तो उसके घर जाते हैं। तो गए तो 10, 15, 20 आदमी साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हमने बैल खरीदा था हमसे। हाँ जी खरीदा था। हाँ अच्छा, जब बैठ लाओ जी खाना। तो इन सबको खाना खिलाना है। और ज़्यादा यह था वहाँ उमूमन बड़माज होता था,
क्योंकि वहाँ के लोग थोड़े बहादुर थे, वो डरते नहीं थे किसी से। तो अशर खान उस वक्त कम से भाई, हाँ बैल खरीदा था तो ठीक थे, 15 आदमी इस वक्त साथ लेके क्या करते खैर क्या रिवाज था, क्या करते। तो जब ये खत्म होता था वर्ष, किसी के पास अपने खाने के लिए रहता नहीं था। मैंने कहा भाई ये क्या वर्ष हुआ, इसके खिलाफ जी लोगों को समझाएं। हाँ अगर ये आए हैं भाई, यहाँ है, यहाँ ये हजरत हैं, उनके सलाम दुआ करें, कुछ दुआ मांगे। ये तो उधर ध्यान नहीं देते, सीधे मकानों में चढ़ते हैं, खाना खाओ। और फिर कोई भी घर है, 2-4 घर है जिनके पास अपने खाने को कोई बचता था। अब मैं था स्कूल जाता था, मैं समझता था भाई ये तो बहुत गलत है। अगर ये लोग आए हैं यहाँ, ये देखिए ये जो हजरत गुजरे हैं, इनकी तालीमात से हम कुछ फायदा हासिल करें, पूछ। उधर किसी को ध्यान नहीं था, सिर्फ ध्यान था मुझको मूली के वो कुछ और कोई उम्मन तो ये जो बैल गाय मारना पड़ता। तो वहाँ के लोग बड़े निडर थे, उन पर बातें तो अच्छा महरा आना ना चाहिए, इसने वहाँ कहाँ से उधर से फलानी गुजर से लाओ, फलानी से जो कुछ भी होता था ना, वो सरमाए खर्च करके वो। मैं चूँकि बढ़ता था और अमूमन क्लासेस में वगैरह में फर्स्ट आता था, सारे मेरे टीचर जो है वो बड़े खुश थे मुझसे कि भाई तुम अच्छे हो, ठीक हो। तो मैंने कहा भाई ये टीचर वगैरह कहते हैं मैं बड़ा अच्छा हूँ, ये हूँ वो, तो अच्छाई क्या है, मुझे कुछ अच्छाई अपनी दिखानी चाहिए। तो मैंने गाँव वालों को बताया भाई ये क्या कर रहे हो आप लोग, अगर कोई यहाँ आता है आ जाए, ज़ियारत है यहाँ, वहाँ नमाज पढ़े, कोई दुआएं मांगे, तो और ये तो खाने के लिए आते हैं, इसको जी बंद करते हैं। कुछ अपने जैसे नौजवानों को तैयार किया, वो हो गया। तो हमने उर्स बंद करे तो 2 पार्टियां हो गई। अब इसमें एक पार्टी थी जिनको ये होता ना, खेमा वाले जो पैसा वैसा मिलता था, वो उसके खिलाफ थे। और उनका एक प्रेसिडेंट हो गया, उसका नाम उनका वर्ष प्रेसिडेंट। इस दौरान में जब ये होता था तो एक सब इंस्पेक्टर नया आया कोई पुलिस का, उसने छापा मारा। अब उस वक्त होता था हर दूसरे तीसरे घर में कुछ न कुछ, किसी ने बैल का, किसी भैंस का, किसी का क्या, बस सबको पकड़े गए। तो अब उससे उसको छुटकारा पाना है, कहाँ से क्या करना है, अच्छा पैसे जमा करो। तो कितने भी फी घर जो है 500-600 रुपये। अब वो किसी के पास नहीं थे। अब मुझे याद है तो मेरी माँ के पास कुछ जेवर थे ये, तो मेरे बाप आया भाई अब क्या करें, मुझे तो गिरफ्तार करेंगे ये। उन्हें बेचारे ने जब निकाला ये भी, तो मैं तो रोने लगा। आखिर ये क्या बड़ा दिन है ये वगैरह। अपनी तरफ से तो कोशिश के बहरहाल जितना उनसे हो सका तब वो ले गए। तो मैं लेकिन इसके खिलाफ मैंने तहरीक की, बड़ा एक ग्रुप तैयार किया भाई ये नहीं। नेक्स्ट फिर पहले ही अखबारों में दे दो, बंतीपुर से लोग आते, वहाँ बताओ भाई अगर किसी ने आना है वो आना है, वहाँ जो वहाँ के हजरत हैं गुजरे, उनसे मापने ले कुछ मांगने या नमाज पढ़ने। तो वो तो आते हैं ये बैल और इनका गोश्त खाने के लिए। ये गलत है ये करना। अच्छा ठीक है, ग्रुप मेरे लिए तैयार भी हो गया। तो इस तरह से 2 ग्रुप हो गए। खैर समहाउ मैं बहुत हद तक उसमें कामयाब हो। नायक साहब, आप जिस दौर की बात कर रहे हैं, हाँ, आप जिस जमाने की बात कर रहे हैं, हाँ, उस जमाने में डाड़सरा या त्राल में भी ये जो भैंस कोई खाता, मतलब भैंस का गोश्त खाता, हाँ, या बैल का गोश्त खाता, वो जायज नहीं था, गैर कानूनी था। नहीं
वो कानूनी था खाना, अच्छा। लेकिन बाज़ाब्ता कहीं उसका ज़बह किया जाए, वो भेड़ हो या इवन भैंस वैंस भी, ये भी चलता था। लेकिन कानूनन गाय और भैंस का मना था, क्योंकि वो दूध देती थी ना। लेकिन चूंकि वो ज़बरदस्त, ये गाँव जो था ये माना जाता था ये ज़बरदस्त गाँव है, ये हुकूमत किसी को नहीं मानता। तो लेकिन मैं समझता था ये हम गलत कर रहे हैं। मेरे पास स्कॉलरशिप 3 रुपए था महीने का, मास्टर साहब की तनख्वाह थी 20 रुपए। तो गांव वाले कहते हैं इसको तनख्वाह मिलती है। अच्छा, तनख्वाह नहीं थी, वो स्कॉलरशिप मिलता था। ये सही है, स्कॉलरशिप। और मैं अपने लिए जितना कमीज पाजामा वगैरह ये सारा साफ सुथरा वो पहनता था और कोशिश करता था कि जितने बाकी भी गाँव के लोग बचे हैं तो इसी में और हम तरक्की करें। ये जो हमारी पैदावार है, शाली है या मक्की है या कोई है, उसमें नई नई किस्में पैदा करें ताकि ठीक ठाक से रोटी करें। ये मेरा बचपन इस कश्मकश में गुजरा है। ये जो शाली का एक हिस्सा सरकार लेती थी, शाली जब हम पैदा करते मतलब बनाते थे ना, हाँ। दान खेतों में, तो जब हरुद आता था, हार्वेस्टिंग सीजन, हाँ। तब एक हिस्सा सरकार भी ले जाती थी। वो जमाना था। हाँ, सरकार का एक मुआवजा देना पड़ता था। अच्छा, कितना? वो उसमें एक कुछ हिस्सा था। अच्छा, वो जो कहते थे जी ये इतना जो है। अच्छा। हाँ, लेकिन उसका कुछ पैसा मिलता था। अच्छा, लेकिन वो कोई अपनी खुशी से देता नहीं था। उस पर एक मुआवजा, जब मुआवजा लेना है या देना है, तो मैं जब पढ़ता था मैंने कहा था ये क्या बात है, सब लोग दुनिया में मेहनत करते हैं, अपने मेहनत का फल खाते हैं, तो हमें क्यों आते खामखा भाई इसमें से हमारा हिस्सा दो, जबरदस्ती नहीं दे तो इसमें फिर वो सरकारी तौर जो जितना सरकार के पास अपना होता है तरीके तंग करने के वगैरह ये करते थे, लेकिन हम मजबूरन में देते थे। आप वो जमाना देखा है जिसमें लोगों को जमा करके बेगार ले जाते थे? हाँ। देखा आपने? हाँ। क्या हुआ, याद क्या है? मतलब उसमें होता था ये जो लद्दाख में सामान बेचना होता था। अब उस वक्त इतनी सड़कें बन के, तो वो ये करते थे लोगों को जमा, हर गांव से कहते दे दो जी, कितने लोग दोगे लद्दाख बेकार के लिए। तो मैं कहता भाई लद्दाख कहीं है, हम यहाँ गरीबों ने क्या गुनाह किया है। अपनी तरफ से मैं कोशिश की इसके खिलाफ लोगों को समझाने की। हाँ सब, अगर आपने कोई लेना है उसको मनवाओ, मजदूरी पर ले जाओ, लेकिन ये जबरदस्ती बेगार लेना ये ठीक नहीं है। तो अपनी तरफ से जितना हो सका, मैं क्लास में भी जो बाकी लड़के वड़के हैं, भाई देखो भाई हम लोग को क्या, शहर में भी लोग हैं बाकी के, तो हम लोगों को ये गरीब समझ के इस तरह लेते हैं, इसके खिलाफ हमें जद्दोजहद करनी चाहिए, मानना नहीं चाहिए। खैर अपनी तरफ से कोशिश की है तो, और बहुत हद तक मैं इसमें कामयाब हो गया। आपको कोई ऐसा वाक़ा याद है जब आपके सामने बहुत सारे लोगों को बेगार लिया गया? बिल्कुल याद नहीं। जिस वक्त वो आते थे नंबरदार से कहते जितने आदमी भेजना है उसकी भी ड्यूटी होती थी। कई दफा उसको कहते ये एक आया है नया ये पढ़ने वाला, इसके चोरी यहाँ से, उनको कहता था चलो इधर से वहाँ जाना है। तो बाद में मुझे पता लगता था यहाँ से 10 आदमी ले गए, यहाँ से बेगार पे ले गए। तो अपनी तरफ से हम भागे कि भाई तुम लोगों को गए क्यों, आखिर हमारा कसूर क्या है। आपकी पढ़ाई कहाँ हुई? स्कूल कहाँ जाते थे? स्कूल में पहले जो हमारा गांव था उस वक्त उस गांव में स्कूल नहीं था, त्राल में मैं जाता था। वहाँ से पैदल हम जाते थे, महल्ले के वो 10-15 लड़के ग्रुप्स में वहाँ त्राल स्कूल में जाते थे। तब स्कूल में मेरी अपनी काफ़ी चलती थी। टीचर वीचर जो मेरे कोई खास, तो कुछ टीचर तो ऐसे थे जिनको वो श्रीनगर से आके वो तो टाइम हो गया फिर गाड़ी नहीं मिलेगी, मुझे कहते भाई
इनको, ये बच्चों को ये पढ़ाना। इस हद तक, क्योंकि मैं माना जाता था ये बड़ा टॉपर है, और था भी मैं। स्कॉलरशिप और 3 रुपए मिलना, मास्टर को 20 और मुझे 3 रुपए मिलता है वजीफा, तो खैर मैं इसमें खुशी से करता था। लेकिन मुझे लगता था ये हमारे साथ गलत हो रहा है। साथ साथ मैं लोगों को समझाता था भाई ये गलत है। सब लोग अपना कारोबार करते हैं, उसका जो फायदा होता है वो लेते, तो हम गाँव वालों को, गरीबों को क्यों इस तरह ये जबरदस्ती हो जाए? हमारे साथ ये ज्यादती होती है। अपनी तरफ से जितना हो सका, खैर आहिस्ता आहिस्ता जिस वक्त ये हो गया, मैं ये 8वीं मैं पास कर दिया, तो फिर बाप के पास उतना नहीं था कि मुझे अब वो भेजे हाई स्कूल में। तो अखबारों में आ गया मेरा, इस तरह ये लड़का है, ये है, वो है। तो वंतीपुर में हमारे एक रिश्तेदार थे, वहाँ अनंतनाग का एक फॉरेस्टर था। तो उन्होंने कहा, अब क्या कहते? नहीं जी, बाप उसका इतना अमीर नहीं है, उसको पढ़ाएगा। तो उन्होंने भाई यही गलत है, इस बच्चे को पढ़ाना चाहिए। उन्होंने कैसे? तो वंतीपुर में जो मेरे रिश्तेदार थे, वो मेरे माँ का मसेरा भाई था। वो आया तो मेरी माँ से पूछा, इस गदरे को, लड़के को कहते गदरा, इस गदरे को दे दो, इस तरह है। उन्होंने कहा भाई अब ठीक है, ले जाओ। लेकिन ये तो मुझे अनंतनाग भेज दिया, हनफिया स्कूल। हनफिया स्कूल में जो, चूंकि मैं बिल्कुल हर सवाल का, मैं वहाँ एक बिल्कुल लीडर सा हो गया अपने स्कूल में। टीचर्स में भी बड़ा, ये बड़ा क्या इसको आता है। फिर 4 रुपए मेरा रिलीव, उनको 20 रुपए मिलती थी, मुझे 4 रुपए मिलता था ये। तो बहरहाल वहाँ से अब जिस वक्त इम्तहान दिया फाइनल, तो जम्मू कश्मीर में मुझे, मैं फर्स्ट आया 10वीं जमात में। 10वीं जमात में जब फर्स्ट आया तो कुदरती में वहाँ के बड़े जो थे दुकानदार, कोचक ब्रदर्स थे। कोचक ब्रदर्स थे। वो इतना है कि उस वक्त सरकारी ये जो है कपड़ा या कुछ खांड इस किस्म का राशन पे मिलता था, सारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को वो सप्लाई करते थे। अब उनके 2 बच्चे मेरे साथ पढ़ते थे, गुलाम रसूल कोचक, गुलाम नबी कोचक। उन्होंने उनको कहा भाई इसको घर लाया करो, संडे को क्या करना है? तो वो गए वहाँ, खाना बना भी खाना, उसको ख्याल था ये, उनको ख्याल था इससे पढ़ेंगे। अच्छा, फिर संडे को जाना होता था अछबल, तो वो प्रोग्राम बनाते थे। लेकिन उनका बाप आता था, भाई देखो अछबल जाके क्या करोगे, उसमें लगेगा 6 आना लगेगा किराया, वो कितना हो गया? तो अब आधा इधर मैं यदि आपको इतनी रोटी खिला दूंगा जैसे वहाँ हो। तो अब मैं उनके मेहमान था घर में, मुझे हंसी। तो उनके 2 बेटे, एक गुलाम रसूल कोचक, गुलाम नबी कोचक, बाद में वो बड़े अफसर भी बने काफ़ी। तो उनको ये होता था, देखो हमारा बाप क्या कहता था। समा वो उससे कहते थे कि चलो तुम जाते थे अपने हिसाब से, अछबल जाना, यही जाना वहाँ। तो खैर इस तरह से मैं गुजरा। फिर जो मैट्रिक का इम्तिहान में मैं रिजल्ट आ गया, तो हाँ, मैंने जितना रिकॉर्ड है सारा बीट कर दिया। अब कुदरती एक ऐसी बात थी, जिधर से मैं चलूँ, जहाँ चलूँ इज्जत से, और मुझे भी अपनी जगह ये पूरा था कि यहाँ गरीब गुरगा के साथ ज्यादती होती है। तो अपने तरीके से अपने जो दोस्त, यार दोस्त वगैरह, उनको तैयार करता था। भाई जो हमारी मेहनत हम करते हैं, ये हमसे ज़बरदस्ती क्यों लेते हैं? जैसे बाकी किसी के पास कोई चीज़ अपनी है बेचनी, तो अपने मज़े से बेचता है, तो हमसे ज़बरदस्ती क्यों लेते थे? उसका नाम था मुजवज़ा, इसके खिलाफ हम तहरीक करते हैं। खैर एक तरह से मैं वो भागे वो भी इस तरह हो गया। तो अच्छा, कॉलेज कहाँ था आपका? कॉलेज था
श्रीनगर, एसपी कॉलेज। एसपी कॉलेज। अच्छा, मैट्रिक पास कब किया आपने? अरे भैया इतना कहाँ अब याद है। मतलब अब वहां भी आया, मैं आया, लेकिन कुदरती जिस वक्त में आया भाई, हर एक कहता था ये वो लड़का है जो इसने वहां पे रिकॉर्ड बीट कर दिया है। तो मेरी एक किस्म की ये खास ये ताकत थी। हाँ। बाकी नहीं, घर से मैं गरीब था कि एक किसान का बेटा, तो लेकिन इस हिसाब से मैं जहां से भी जाऊं वहां से मेरी बहुत इज्जत हो जाती थी। खैर वहां भी मैंने ये स्कूल में, ये कॉलेज में भी ये इसी किस्म की मुहिम चलाइए आप। चाची वो जारी रही। मैं चलाना क्या था, जो मैं समझता था ठीक है, मैं समझता था मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, नहीं हूं तो मैं फर्स्ट क्यों आ रहा हूँ। ये अपनी जगह मुझे था कि मैं हमेशा अपने क्लास में, कॉलेज में, फिर अखबार में निकलता है इस तरह, फलानी लड़का फर्स्ट आ गया। ये मुझे था जो मैं, मेरी स्टैंड है ये ठीक है, और अपने जैसे जवानों को तैयार करो। और यहाँ तक मुझे लगता है बहुत हद तक मैं इसमें कामयाब हो गया। ये आपको याद है जब करण सिंह पैदा हुआ? जब वो जम्मू से पैदा हुआ, फिर उसको यहाँ आना था, तो तुमने तमाम गांवों को कहा सड़क जो है ना, इस सड़क में से इनको उसका इस्तेमाल करो। अवंतीपोरा। हमारे त्राल वाले वगैरह लड़कों को जिनको था वो उनको कहा चलो हम त्राल में आए, वहाँ आ गए अवंतीपोरा। खैर हमने अपने हिसाब से ठीक है, वो आए, उनको जिंदाबाद जैसे भी वो करना था तो उनका जुलूस चला गया। फिर अब मैं ये, लेकिन मैं बीच में बातें करता रहा, भाई अगर उसके बेटा घर में पैदा हो, हमको जबरदस्ती क्यों निकालते हैं, हमारा ये इस्तेमाल करो, ये गलत है। तो इसमें मैं माना जाए कोई बागी जैसा लड़का है। लेकिन जब ये इम्तिहान आता था, आने वाला इम्तिहान आता, तो मैं आता था फर्स्ट, इलाके में फर्स्ट। तो पता नहीं भाई ये ठीक है, ये बच्चा ये ठीक ही कर रहा है जिस तरह। लेकिन कोई ऐसी मैंने लीडरशिप तैयार नहीं की, लेकिन चुप नहीं रहता था। ये बात थी, इस तरह से मेरा बचपन गुजरा है। जैम कैश व्हीकल्स एक सायादार दरख्त की तरह कई खिदमात लोगों की आसानी के लिए फराहम करता आया है, जैसे नई गाड़ियों को खरीदना, सेकंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, तिजारती गाड़ियां भी मैसर होंगी और टू व्हीलर व्हीकल्स भी दस्तयाब यहीं। आपके लिए गाड़ी चलाना आसान हो, उसके लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल की खिदमात, अपनी गाड़ी के लिए जरूरी सामान खरीदना हो या चलते चलते गाड़ी खराब हो जाए और ठीक करानी हो, उसके लिए वर्कशॉप भी यहीं। तशरीफ लाएं जैम कैश व्हीकल्स, हैदरपोरा, श्रीनगर। हमें खिदमत करने का मौका दें। शेर कश्मीर को पहली बार कब देखा आपने? शेर कश्मीर को तब तो बचपन से शेर कश्मीर था। शेर कश्मीर जब आता था, वो मैं डाड़सरे गाँव था, तो वो वहाँ घोड़े पर कहते थे शेर कश्मीर आ रहा है, वो त्राल जाना है उसने। तो इसलिए सब लोग जमा होते थे, औरतें बदर वगैरह, और लेडीज गुजमा करते वो तुम्हें वन करान क्या था, शेख सब की बड़ी इज्जत, शेर कश्मीर की बड़ी इज्जत थी। मैं श्रीनगर का डीसी हो गया, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर। तो जब गया तो मैं वो कहा कि शेख साहब ने बुलाया है, तो वहाँ गए, क्या बात है। शेख साहब जब बुलाया, उसने कहा भाई अब मैंने मरना है, मैं और जो इंजीनियर था मरना है, तो यहाँ देखो कब्र कहाँ पर खोदनी है। जब ये कहा तो शेख साहब बड़ी वो थी, तो हम रो रहे हैं, ये देखो मेरी कब्र यहाँ पर होगी। वो कहते ही मेरी कब्र यहाँ पर होगी, तो दूसरा ये, तो हम रो रहे हैं। खैर देखे हमने जगह जो वहाँ दरगाह में आगे है, एक तरफ से डल है, तो आगे वहाँ पर कहा यहाँ पर मेरी कब्र रखना। आप साथ थे उनके? ओह साथ का, मैं तो डीसी था ना,
हमको इसीलिए ले गए थे, ये देखो हेम कर। अच्छा, फिर थोड़े देखा ये है, यहाँ पर बेगम साहब की कब्र रखो। अब वो कहते जब मैं मर रहा हूँ, अब कुछ देर के बाद अब कोई इस तरह, और फिर शेर कश्मीर बड़ा, तो हम रो रहे हैं। मैं और मेरे साथ था ये डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियर होता है ना कि क्या, वो और मैं रो रहे हैं, ये करें। तब फिक्स किया उन्होंने, यहाँ पर मरना, यहाँ पर मेरी कब्र रखना, यहाँ पर बेगम साहब की कब्र रखना। एलना 27 में कबैल हमला कोर। हाँ हाँ, एल तो पलेडियम गए, याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं उसके खिलाफ तैयार किए लोग, भाई देखो अगर इस तरह हो तो हमारे खिलाफ क्यों ये आते हैं। कुछ मैंने जमा किए लोग शोक, तो फिर कहीं बंदूकें जिस भी थी, हम भी अपनी पसंद से रखेंगे। शेर कश्मीर क्या जो सुते बड़ पसंद, वजह क्या हो? शेर कश्मीर पसंद इसलिए था कि आम लोग में एक रिवायत थी कि एक वक्त आएगा, सौरी वक्त बादशाह, जोरी नेरी नाग। अच्छा, हाँ, फिर ये हुआ कि भाई बीच में हो गया, शोर भी वही था, तो वो सोबरा से निकला। हाँ भाई, कई वो कहता है ये किसानों के साथ जुल्म हो रहा है, ये है वो है, तो लोग तो हाँ ठीक कह रहे। और जोरी नेरी नाग, तो वहां लोगों ने देखा, खाना कहा यहाँ भी नाग निकला, ये सही, ये ऊपर वाले का है। तो ये होगा इसकी, शेख साहब की जब आवाज आ गई, लोग थोड़े पूरे कश्मीर में उसके गिरविदे हो गए। और फिर दो पार्टियां होंगी, लेकिन शेर और बकरा। जो मौलवी थे, मौलवियों को कुछ वजीफा मिलता था, तो वो कहते थे कि जो बाजी ये है, ये हरि सिंह महाराजा ये अल्लाह ताला का उसने भेजा हुआ है, वो उसको सपोर्ट करते थे। मैंने भाई ये क्या सपोर्ट करते, खासकर हम मुसलमान, ये डोगरे, तो उसने क्या इन पर हम पर जुल्म करने के लिए भेजा, ये गलत है। ये जो कह रहे हैं शेर कश्मीर, ये ठीक है। इस तरह से एक तहरीक और शेर कश्मीर को लोग पूछने लगे। फिर जोरी का नाग वहाँ इत्तेकाफ पर चश्मा निकला, तब ये कभी देखो वहाँ का सोरी बादशाह निकलेगा, इसलिए अब यही बादशाह होना चाहिए। पढ़े लिखे तो लोग थे नहीं। तो नायक साहब, पहली जो नौकरी आपको मिली, जब आपको अपॉइंट किया गया, हाँ। तो आपको क्या काम दिया गया? जो पैदावार होती थी ना, शाली, शाली जो वहाँ बड़ी पुरानी किस्म की थी, फिर नया कोई चाइना से बीज आ गया, तो इसका प्रचार करना होता था, भाई ये बीज लगाओ। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसका कोई अगर उसमें 2 खरबार निकलता था, इसका 8 खरबार निकलता था, पर कनाल या जो भी था। तो हमारी ये तहरीक हुई, हम गाँव में जाना, तकरीर वकरीर करना, लिए भाई ये लगाओ। उसमें एक पता नहीं 130 रुपए कुछ मिलते थे, लेकिन अच्छा लोग जो है मेरी बात सुनते थे, तो इन्होंने तैयार किया, अच्छा ठीक है, अब जो पुराना बीज छोड़ के सब लोग नया बीज लगाओ। और जिस वक्त बीज लिया, वहाँ से उसका 6 महीने में रिजल्ट निकला सामने। अब जो पहले घर में पूरा खाना नहीं मिलता था, अब सब लोग खाना खाते थे। तो इसलिए चूंकि इसकी मैं तहरीक करता था, जहाँ से मैं गुजरा, हाँ मेरी बड़ी इज्जत होती थी। हमें इसी ने कहा था हमारे गाँव में ये होना चाहिए। मलिका सारा भाई याद है? मलिका सारा भाई, हाँ सारा भाई याद है पूरी। उसकी क्या कहानी है? उसकी कहानी ये है कि ये पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर था, तो शादी नहीं हुई थी, तो गुजरात में एक बड़ा वो था, उनको कहते थे ने खत्री, बहुत बड़ा, जो
पंडित नेहरू को 1 करोड़ देता था चंदा। उस वक्त चंदा करते थे ना पार्टीज के लिए, क्योंकि उसको पता था मेरी बेटी को इससे शादी होनी चाहिए। अब जब शादी का मौका आया, तमाम बाकी यानी मुल्कों के रियासतों के सफ़ीर वफ़ीरा वगैरह शादी होनी है, तब जो वो आ गया ना, जो इसमें वो पढ़ता है। अब जब वो तैयार करने, उसने कहा भाई ये तो शादी हो नहीं सकती। मैं क्यों? कहा पंडित नेहरू जो ब्राह्मण है और यह खत्री, शादी नहीं हो सकती। अब सारे बाकी मुल्कों के सब कुछ आ गया, भाई अच्छा कुछ करो। कोई और था, उसकी बेटी वो भी ऐसा था कि उससे तो उसको बुलाए, उसकी बेटी को और शादी हुई गई। लेकिन नेहरू और ये वो प्राइम मिनिस्टर हो गया, शादी भी हो गई, लेकिन किसी दूसरी लड़की से। इसको हो गया भाई अब ये कि बहुत गलत हो गया। अब वो पागल होने लगी। तब उसने उसको तैयार किया, आप ये करो, ये जो इसमें बच्चे, ये जो गदर हो गया है, इसमें यतीम बच्चे हैं, विधवाएं हैं बहुत, तो उनके वहाँ कश्मीर में उनको पालते हैं अभी, तो अब तुम अपना वक़्त इसी में दे दो, इसमें भगवान भी खुश होगा। ये मगर अच्छा, वो जब वो आ गई वहाँ, ने कहा बता ये तो आ गई, लेकिन इसको कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। तो इसके साथ कुछ ही यहाँ के अफसरों को या कोई जो जानकार है जो उसके नहीं है। तो नूरपुरा में कश्यप बंदो था लीडर, तो ने कहा भाई, उन्होंने कहा लेकिन होनी चाहिए मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों के साथ काम कर। उसने कहा मेरे साथ 2 लड़के हैं, उनको मैं लाता हूँ, उनको देखो वो अच्छे हैं। दूसरा था अली मोहम्मद नायक, वो MLLB था, तो मैं था खाली ग्रेजुएट। तो अब इंटरव्यू देना था, जो डिप्टी मिनिस्टर था वो डोगरा था, उधर का कठवे साइड का। तो निशात ने बुलाया, उसने इंटरव्यू लिया। उसने कहा भाई मैं यहाँ 2 लड़के आए हैं, तो उसमें से एक अली मोहम्मद, ही इज MLLB, दूसरा है GN नायक, ही इज मेयर ग्रेजुएट बट डैजलिंगली इंटेलिजेंट। इसने उसमें ये लिखा डैजलिंगली इंटेलिजेंट, इसलिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। तो मुझे रिकमेंड किया कि भाई अब तुम्हें इस तरह जाना है, इस तरह है कोई सारी ये कहानी मिर्ला साराभाई वगैरह। तो आपने, अब मेरा बाप घर से उतने अमीर थे नहीं, अब दिल्ली जाने के लिए कपड़े वपड़े, अब जो यार दोस्त थे, किसी ने अपनी कमीज निकाली, किसी ने कोच निकाला, ये वो, लेकिन पूरे फिट नहीं थे। फिर उन दिनों वो बाई रोड जाना होता था, तो कपड़े पूरे नहीं थे, तो रास्ते में जुकाम हो गया। अच्छा, जब मैं पहुंचा दिल्ली, तो सारा भाई जो है ये, इसने आगे देखा, ये मुझे देखने आई थी कि इसको नाक से चलता है। उसने अपने PA को कहा चलो इसको मेरे घर ले चलो, तो मैं आती हूँ अभी। अब वो उसमें घर चले गए। इतनी मैं वॉच करता था, ये आ गई चुपके से। वहाँ एक अलमारी थी, उधर से उसमें एक लिफाफा रखा। तो अब आ गई, तो उन्होंने कहा वो डॉक्टर को, मैंने कहा वो आ जाए, वो देखे, वो लिखेगा था, तो उसको लिख के रखना दवाई। खैर कुछ देर के बाद आ गई, डॉक्टर आ गया, देखा, लिख के रखा। वो उसी के PA को, वो जब आ गई तो वो चुपके से, जो खुद बाजार से लाई थी, वो चुपके से लिखा उधर। फिर वो निकाला उधर। फिर मुझे कहा नायक भाई, एक ये जो दवाई लिखी इसने, ये है मेरे पास कहीं इधर, वो जो खुद उसने रखी थी वही लाई। देख, तो मैंने कहा था भाई ये मेरे सामने इसने रखी, ये मुझे अब इसको ये ख्याल है, अगर मैं कहूँ आपके लिए मैंने दवाई खरीदी है,
अब उसने लिखा है डेजलिन, तो ये इंसल्ट हिट ना करे। मैंने कहा नाइक भाई एक दवाई है यहाँ मेरे पास पड़ी, मुझे भी एक दवा हो गया था, तो मैंने कहा दवाई तो मैं खा लूंगा, मुझे क्या। लेकिन मैंने देखा इसने क्या किया, मुझे ये ना हो, क्योंकि उसने जो देखा था ना डेजलिंगली इंटेलिजेंट, उसको ये हो इसको हतक ना हो, मैं आपकी दवाई क्यों खाऊं, ये इतना मैं सोचता हूँ। बहरहाल खैर वो फिर जहाँ ट्रेनिंग में जाना था वारदा, तो वारदा में अब सवेरे 5 बजे एक मॉर्निंग क्लास लगती थी, उसमें इंडिया के ऑलमोस्ट जितने एजुकेशन में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, मर्द औरतें, वो सब वहाँ ट्रेनिंग करते थे और फिर जाते थे। वही मैंने ट्रेनिंग पे जाना था। अब ट्रेनिंग का पहुँचे सवेरे, पहले देखा मैंने वहाँ, लेकिन वहाँ खाना वगैरह जो भी तैयार वो वही पैदा करना होता था, ट्रेनिज ने वही खाना हो तो उसी पर गुजारा करना होता था। खैर मैं भी उसमें, तो मैं वहाँ एक अंग्रेज थी, वो गांधी जी की पैरव थी, तो अब एक ग्रुप के साथ वो खुद काम करती थी। उसने कहा अच्छा मैं आज, क्योंकि सवेरे जब मॉर्निंग में मीटिंग हुई तो अब वहाँ जितने भी इसमें इंडिया के स्कूल, बड़े तमाम स्कूल वगैरह में अफसर उनको वहाँ ट्रेनिंग लेनी होती थी। तो उसमें एक दफ़ा उसमें जो वो है सेंट्रल इंडिया में, तो बड़ा कुआं होता है और उसमें वो राह इस तरह चलता है, ये ऊंट या भैंस वो खींचती है, पान खींचती है, उसका वो रस्सा जो है वो टूट गया। रस्सा जब टूट गया तो पानी नहीं है, और वहाँ ये था कि बाहर से कोई नहीं, उस इंस्टीट्यूशन में वो चीज़ खर्च होगी समझ, जो ट्रेनिज खुद पैदा करेंगे, क्योंकि इनको तैयार था आगे इन्होंने गाँव में जाना है, इनको ये नाज नखरों की आदत नहीं पड़नी चाहिए। अब जो वहाँ बड़ा, लेकिन अब ये है वो जो 60-70 फुट नीचे कुआं, वो सेंट्रल इंडिया, और वो पत्थर से सिर्फ, तो वहाँ जाना है, डुबकी लगानी है 60 फुट नीचे, वहाँ फिर जो टूटा है ना वो हिस्सा, उसको भी बांधना है। सब 4 बजे तक कोई नहीं, कौन तैयार हो जाए, तो अब परेशानी हो गई, भाई क्या होगा। तो मैंने कहा, मैं यहाँ त्राल में था, दिलनाग ताथमान जैसे स्नान करन, इसका मुझे थोड़ा, मैंने कहा वो तो छोड़ा था, लेकिन हम मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आता हूँ। मैं जब मैंने ये कहा है तो सब लोग जमा, उन्होंने कहा नायक भाई और जिंदाबाद, नायक भाई, उससे मेरा और हौसला हो गया। ये बाद में पता लगा दिल्ली हमसाए थे वो, ये नारे लोगों ने इर्द गिर्द वहाँ इतनी जोर से बोले वहाँ सुनी गई, ये बाद में पता नहीं। अब जब दम निकल नीचे गया, पहुँच गया मैं नीचे, तो मैंने कहा मैं इसको रस्सी बांधूंगा, तो लेकिन इस कश्मकश में मैंने जिसको बांधना था, कोई तुम इसको खींचो, मैंने उल्टा जो मेरे हाथ में था उसी को गलती से उसका इशारा किया, उन्होंने उसको खींचा। अब ये मैं बनकर रस्सी मुझे ऊपर खींचते हैं, यहाँ से नीचे से वो, ये सारे मेरे, ये मैं कानों में सुनता हूँ कृच कृच जो है ना, समहाउ ऊपर आ गए। तो लेकिन मुझे होश नहीं है, क्योंकि मुझे ये खिंचाव से बेहोश हो गया हूँ। इतने में खैर कुछ इन्होंने लाया, पानी वानी इस तरह पिला के गया। लेकिन वहाँ आते हैं नायक भाई जिंदाबाद, वो दिल्ली में सुनते हैं, तो ये मैं कानों वानों से सुनता हूँ। तो खैर इस हंगामा में मैं हीरो हो गया, आगे अब लोगों ने उठा के। तो अब रात को जब मैं सो गया
वहाँ 20-20 आदमी एक कमरे में चारपाई होती थी, मैं सोता था। तो मुझे बीच वहाँ आया था ना, कहीं सांप ना हो इसमें, तो मुझे ऐसी नींद में आ गया सांप ख्वाब में। तो सांप जो तो मैं उछल पड़ा। साथ वाली, दरअसल मैंने कहा सांप, तो एकदम जलाए। वो 10-20 आदमी 20-20 आदमी सोते थे। सांप फिर आया, कहाँ हो? मैं तो हीरो था, अब हीरो को सांप लड़ गया हो। वो तब तहलका मच गया, भाई क्या हो गया? नायक भाई को सांप लड़ गया। फिर वहाँ गुजरात का एक आदमी था, बड़ा एक्सपर्ट, उसने देखा, उसने टार्च जलाई। उसने कह रहे नहीं, ये इसने जो ख्वाब देखा है, जब ये उछल के आ गए तो नजदीक की चाय हिस्से इसको लगी ये सांप वाप नहीं है। तो खैर अब ये वो कुछ शरारती भी थे वहाँ। जब जमा हो गए सारे, पहले थे नायक भाई हीरो, अब एक शरारती आ रही थी। उसने कहा नायक भाई तुम कहना जीरो। उल्टा हो गया। उन्होंने कहा नायक भाई, उनका जीरो। अब मुझे ये यहाँ कोई हमत टूट गई, तो मैंने अच्छा इधर से यहाँ जरूरत जल्दी थी। वो मिर्ला साराभाई ऊपर थे, उन्होंने कहा भाई ये तैयार है, इसको किसी भी वक्त। तो मुझे अब दिल यहाँ से उड़ गया था, क्योंकि अब मैं जीरो हो गया था। खैर मैं आ गया, तो मैंने वहाँ से जो किताबें वगैरह चाहिए थी उनको कह रहे, तो आ गया। मैं आ गया। ये जो यहाँ 10,000 के करीब यतीम बच्चे विडोज वगैरह पालने हैं, उसका असिस्टेंट कोऑर्डिनेटिंग अफसर बन गया। अच्छा। जबकि 10 साल में ये तमाम बच्चे, लेडीज वगैरह तैयार हो गए उनको। तो फिर आगे दूसरी सर्विसेज में, जहाँ कोई भी सर्विस में देती थी वहां मैं आ जाता। फिर मैं बड़े बड़े हदों पर आ गया। बैंक टू टेलर जब हुआ था, हाँ, उसका क्या आपके जहन में है? मतलब जब शेख साहब ने, शेर कश्मीर ने वो किया, हाँ, तो क्या यादें हैं आपको? मैं उसमें बड़ा लीडिंग रोल किया है। क्या मतलब गाँव में मेरी बात सुनी जाती थी, उन्होंने कि बड़ा इंटेलिजेंट है, ये है वो है। मैंने कहा ये तो ठीक है। जब बाकी लोग काम करते, मेहनत का फल वो लेते हैं, तो यहाँ क्यों एक गरीब किसान से जो मेहनत करता है, खुद, उसकी वाइफ, उसका बच्चा, बीवी, सारे, फिर लोगों को आता है कि खामखा ये इसको जो अलाट हो, ये जो गिरदार है वो एक हिस्सा दे। क्यों? ये बहुत जुल्म है। इसके खिलाफ मैं जबरदस्त खड़ा हो गया, क्योंकि मैं खुद भी काम करता था खेत में। सिर्फ मैं बहुत सिर्फ नींद करता था, मैं उस पर कलम लागुन, बाकी सारा जो जमीन कमाने में या उसमें काम करे वो खुद करता था। तो इंटेलिजेंट था, मुझे पता था कि भाई देखो हम लोग मेहनत करते हैं सारे, बाद में कहते चलो मुझे वजह दे दो, अपनी कीमत लगाते हैं। क्यों? बाकी सब लोग अगर कोई चीज कमाते हैं तो खुद रखते हैं, तो हमको एक तो हमसे लेते हैं, फिर कहते नहीं इसी कीमत पर ये नहीं देंगे। क्यों? ये जुल्म है। ये वो याद है आपको जब शेख साहब ने जमीनें वापस दी लोगों को? हाँ, वो याद है? जी। क्या हुआ था उस दिन? बात ये है, जिस वक्त अब देखा भाई एक तहरीक शुरू हो गई, भाई जो जमीन कमाता है उसी को होनी चाहिए। तो शेर कश्मीर ने इस पर जो जब हमायत की, तो कुदरती लोग शेर कश्मीर के गिरविदा हो गए बहुत। हाँ, तो आखिरकार ये हुआ ये कि भाई जिसकी जमीन है वही उसको कमाए, उसका फल उसी को मिलना है। क्योंकि एक ये हर एक मानता था भाई ये ठीक है। तो वो तहरीक बड़ी जबरदस्त चली, तो अपने कहा नहीं हम ये नहीं देंगे। जब आपने साराभाई के साथ काम शुरू किया, हाँ, मलिका साराभाई, हम ठीक, तो तब बहुत सारी लड़कियां गायब थी, औरतें गायब थी। नहीं उस वक्त
जब अब वो साराभाई के साथ काम किया तो उसमें हर एक के इंस्टीट्यूशन बनाए थे, जहाँ एक इंस्टीट्यूशन वो जहाँ विडोज को पढ़ाया जाता है, एक वो जिसमें लड़के थे यतीमन को पढ़ाया जाता था। यहाँ निशात में एक बॉयज होम था, उसमें 500 बच्चे पढ़ते थे, यही यतीम। तो चिन्हनी में एक स्कूल था जो गर्ल्स के लिए, तो उनको सरकारी तौर पढ़ाते थे। जब वो अपना यानी इस काबिल होते थे नौकरी लगाने के लिए, फिर उनको नौकरी का ऑर्डर दिला के यहाँ से खारिज कर देते। मतलब अब वो अपना खुद पैसा कमा सकते हैं तो वो खारिज, तब तक नहीं छोड़ते थे। ये इसमें बॉयज भी थे, गर्ल्स भी थे। अच्छा, कुछ को ये था कि इनको ये मशीन चलाना सिखाओ। उसमें मेरी जो था ना उषा मशीन्स, उनके साथ राब्ता हो गया था कि वो एक दफ़ा मेरे एक अफसर होता था पंडित गौरी दत्त, वो कोऑर्डिनेटिंग अफसर, मैं उसका असिस्टेंट था। तो उन्होंने देखा भाई बजट में देखो पैसे कितने हैं। मैंने कहते हैं उनका जाओ इसकी सारी मशीनें खरीदो। तो मैं पहुंच गया अमृतसर, मशीनों जो बेचने वाला है। तो मैंने कहा इस तरह की गरीबों के लिए है ये, तो इसमें अब कितना डिस्काउंट दे सकते हो, जितना दे सकते हो। खैर जो मेरे पास बजट था, मैंने कहा सारी इतनी मशीनें जम्मू में हमें सप्लाई करो, ये जो ऊषा। फिर उन्होंने कहा अच्छा हम ऊषा की दुकान भी वहाँ खोल देंगे। फिर रघुनाथ बाजार के सेंटर में मैंने उनको दुकान लेके दे दी। तो इसलिए हमने देखा जो विडो वगैरह ये है, उसको होम्स बनाए थे, वहाँ उसको मशीन चलाना सिखाओ। जब वो सीख जाती थी फिर उसको डिस्चार्ज करते थे जहाँ उसका नज़दीकी रिश्तेदार कोई हो, ताकि इस तरह यहाँ से खारिज हो जाए, अपने पैसे कमाए। तो ये एक सिलसिला, ये भी एक काफ़ी चला। पुंछ में भी डिप्टी कमिश्नर है जी हाँ। तो क्या याद है आपको पुंछ की? पुंछ का दरअसल मसला ये था, जिस वक्त ये हिंदुस्तान पाकिस्तान ये दोनों बना ना, तो मशरिकी पाकिस्तान था, तो उधर इंडिया की कोशिश थी उसको वहाँ लोकल, उन्होंने एक तंजीम खड़ी कर दी कि हम पाकिस्तान, हम बांग्लादेश बनाएंगे, मुक्ति बानी। हाँ। तो उसमें हिंदुस्तान के ट्रेंड आर्मी के लोग जो उनके बॉर्डर है, बॉर्डर के साथ है ना, तो वो चले गए वर्कर बन के। और बांग्लादेश में वहाँ इतनी तहरीक खड़ी की कि वहाँ पाकिस्तान को वहाँ से भगा दिया, वो बांग्लादेश हो गया। उसमें कामयाबी हो गई एक। आप पुंछ में डिप्टी कमिश्नर बन गए, स्पेशल अपॉइंटमेंट। जब मैं पहुंच गया, अब मैं गया डीसी वहाँ, तो डीसी का उमन काम होता था, वो बैठा है दफ्तर में, जमीनी कोई कुछ केस हैं, वो पहले एसी देखता है, फिर कोई डीसी फिर फैसला करता है। ये मैंने क्या किया, ये काम पहले ही सोच के मैंने करना क्या है। मैं जब श्रीनगर से चला, मैंने 10 माह, उससे मैं डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर था। वहाँ पुंछ के बारे में ये था कि वहाँ एक पत्थरनाक पैदा होता था, सोस टांगना, सोस दिवन इमन्ना चारवायन कतरेवित, इंसान के लायक नहीं था। जब मैं वहाँ पहुँचा, अब आगे वहाँ पुंछ का जो था बांडे मौलवी हिसाब ना, तो
तो वो आ गया, जो उन्होंने मुझे कहा यहाँ जी ये भांडी साहब हैं, ये यहाँ के बड़े लीडर वीडर हैं। तो वो आ गए, उसके साथ 10-20 आदमी हैं और दरखास्तें हैं। तो आ गए, उन्होंने कहा जी इस पर ऑर्डर लिखो, इस पर ये लिखो। अब मुझे समझे ये क्या, ये इसका ये बिजनेस है, अच्छा है। तो मैंने अब कहा इसको, उसको असरसु भी था, मैंने कहा तरीके से इसको कहा, ये है ना, इतनी देर में मेरे पहुंचे वो माली और पाइबंद लेके। तो मैंने कहा देखे साहब, आप तो यहाँ के इसमें लीडर हैं, ये कागजी काम नहीं कि तो बाद में हो सकता है, इस तरह करो, ये जो इसका ये नाशपाती का आपका दरख्त है, ये तो गाय भैंस को दे दे खिलाने को, इस दरख्त को हम पाइबंद कर लेंगे। आप इस तरह करिए, आप बताइए एक मोहल्ले में मैं ये 4 आदमी देता हूँ, उनके पास जो इस किस्म के दरख्त है सारे, उनमें पाइबंद लगाओ, पाइबंद लगाओ, उसमें असली सेब तैयार होगा और ये फिर बेचेंगे। तो इसको समझाए, कहा ये तो ठीक है। मैंने कहा चलिए 5 माली में ये आपके साथ देता हूँ। लगाए इसको कहाँ, यहाँ से जिस वक्त, अब चूँकि मैं वहाँ 5-6 साल रहा, जिस वक्त यहाँ कहीं लगाए पाइबंद लगाए कि 2-3 साल तो उसमें सेब पैदा हो गया। ये जो सरकारी दफ्तरी कागजों की काम है ना, ये मैं क्या करता था, तनख्वाह देती मेरी 700 रुपये। अब बच्चे पढ़ते थे ये सारे, उससे मेरा गुजारा होता था नहीं था। मैं फिर इनको इस काम में लगा के मैं डिस्टेंट एरिया देखता था कहाँ है, ताकि मैं वहाँ जाके फिर बिल बना दूँ ना अपने टीए की, ताकि मेरा खर्चा है इतना मैं कहता था। और वहाँ भी लोगों को देखता था क्या है, अच्छा इस तरह करना है। अब लोगों को, अब वकीलों के पास कुछ काम नहीं रहा, लोग अब लगे हैं कि लोग उसको ले आ जाए ना, मालियों को मेरे ये दरख्त, इतने दरख्तों को लगाओ। जब कुछ दरख्तों को 1-2 साल में, क्योंकि मैं 5-6 साल रहा वहाँ, उसमें असली नाशपाती निकला, फिर वो बेचा तो उनको तो पैसे मिल गए। वो बुलाई दी तो जो वकील है कुछ बेकार हो गया, तो लेकिन हो गए खिलाफ। तो अब करें क्या, वो आ गए और साथ वाला नीचे राजौरी है दूसरा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ करने लगे। कुछ जम्मू आ गए, डीसी को गालियाँ वालियाँ दे के, ये तो बैठता ही नहीं कहा, तो एसी के वो पावर्स नहीं। तो खैर ये मेरी इनडायरेक्ट, तो मैं लोगों का ध्यान उसमें लगा तरह की तरह। फिर सीड देखा कौन सा बीज है, ये राइस जो बेचते हैं आपको तातेज बेल के बेले से डबल उस पर गसन। तो मैं इस तरफ ध्यान लगाया, और आम जो किसान काश्तकार वगैरह है वो तो मेरे गरीबीदे हो गए, लेकिन ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट था वगैरह, खैर वो क्या करते, कुछ लोग भाग गए वहाँ से, कुछ जम्मू गए, कुछ, क्योंकि काम तो रहा ना उनको, वो 2 लड़ाते हैं तो उनका बीच में पैसा होता है। तो लेकिन मैं पॉपुलर हो गया बहुत। उन्हें देखा नहीं, जिसके पास जब 4-5 साल के बाद, 2 साल 3 साल के बाद उसको असली सेब निकला, ये असली नाशपाती निकला, वो बेचा, पैसे मिले, उनको पैसे आ गए, लोग तो मेरे साथ। इस तरह से मैं बहुत पॉपुलर हो गया। जंग के दौरान क्या हुआ वहां, जंग में 71 की जंग में क्या हुआ पुंछ में? उस वक्त दरअसल मेरी पोस्टिंग उसी ख्याल से हुई थी, लोग जो हैं उनका साथ न दें, इस तरह रहे। अब यहाँ ये मिलता था बॉर्डर, तो हमने तो बल्कि यहाँ तक किया कि ये जो यहाँ चलता था अपने वहाँ, अगर कोई शादी वादी वहाँ ये खाना खाने जाते थे, फिर ये तो उन लोगों को भी
ये अपने साथ किया। जो उनको उम्मीद थी ना पाकिस्तान वालों को हमला करेंगे, ये लोग फौरन हमारी साइड करेंगे, वो उन्होंने उनकी साइड नहीं की। उसमें हमको फायदा हो गया, उनको नुकसान हो गया। तो ये भी गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि जो इसकी स्कीमें हैं, ये देखो क्या किया इसने। तो क्या किया आपने वो करने के लिए? अरे यही जो उनको वो सेब एक घर में पैदा कर लेंगे, पैसे खुद मिले, और क्या चाहिए। इतना तो समझ सकते थे। और मैं खुद चूंकि गरीब घराने से था, मुझे पता था किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो मैं समझता था। उनके भी जो मेहनत करने वाला जो ज्यादा उसने सेब ज्यादा पैदा किए, उसकी मैं थोड़ी शाबाशी करता था। और डीसी किसी गांव में किसी खासकर वो शाबाशी दे, वो तो उछलता था। ये मेरा उसमें था, पुंछ का जो रोल था। तो फिर अब कब डीसी श्रीनगर कब बने आप? तब शेख साहब जिंदा थे? हाँ, शेख साहब जिंदा थे। तो शेख साहब के साथ आपकी बातें होती थी 75 के बाद? अरे शेख साहब के साथ तो मेरे बहुत ही बातें होती थी। तो हमें भी मैं तो ये भी शेख साहब का बड़ा क्या कहते हैं, जैसे होता ना, एक बहुत ही वुड लाइक मी, लव मी, मेरे काम से। दूसरा, ये अफसर ऑनेस्ट नहीं होते हैं, आई वॉज स्क्रूपलसली ऑनेस्ट। तो उस वजह से भी एज डीसी है, मेरे भी बहुत मेरे काम से खुश थे। और फिर ये जब उसने यहाँ था कि भाई एक इसको सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को लाओ, काम है डीसी श्रीनगर। चक्का कहाँ, ये बताओ। अब तो मैंने हर तरीके से उन्हें कहा भाई जो आता है कि दुनिया में तो मरता है। हाँ हाँ, तो ये कैसी बातें करता है। अगर पहुंचा चक देखो, जब मैं मरूंगा तो यहाँ पर मेरी कब्र बनाना। हम किस लिए आए हैं पता नहीं क्या। अब ये बोलता है तो हम रोते हैं। एक आदमी कहा था भाई अब कुछ देर के बाद में मरना होगा, तो यहाँ पर मेरी ये है ना जमीन इतनी। हम गूंगे हो गए, लेकिन आंसू बातें मुझे और जो ये सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, तो ये इतनी दूरी में यहाँ पर बेगम साहब की बना देना कब्र। हम तो बिल्कुल हो गए, ये क्या। तो जब उनका जनाजा हुआ, आप उस जनाजे के इंचार्ज थे, कितने लोग थे तब? ओह, कुछ पूछे ही ना। जनाजा जब लोग चले हैं, गांव से लोग आ गए हैं, चावल दजकत गंजित पात्र रोते रोते, समझो एक रोता हुआ समंदर, जहां से उसको जनाजा था ना, यहाँ उनके बर्तन बड़ा बाग वो था, उस वहां से शुरू हुआ। हाँ, वहां से शुरू हुआ, डल गेट वगैरह से एक रोता हुआ समंदर समझे चला गया। सब बहुत पॉपुलर थे। तो हम तो पहले ही रोए थे जब उसने कहा मुझे यहाँ पर मेरी कब्र रखना और यहाँ पर ये बेगम की कब्र रखना। लोग जहाँ से जनाजा चला है, गाँव से लाए थे, बानस मजो स्वासन बात क्या थोमुत सोच पेट लगे, तो रास्ते में उसके साथ जनाजे के साथ रोते रोते वहां पहुंचे। वो एक समंदर था लोगों का, तो बहुत पॉपुलर थे। तो फारूक साहब के साथ कैसी बनी आपकी? ओह, फारूक साहब की जो है, जिस वक्त यहाँ कोई एजुटेशन चली, इनकी वाइफ थी इंग्लिश, वो थी इंग्लैंड में,
तो अब ये बच्चे जो थे ना, ये फारूक साहब वगैरह सारे, मुस्तफ़ा वगैरह, ये वही पले। तो हमारा एक रिश्तेदार मजीद साहब थे, वो लंदन में, वो बारकला था, तो वहाँ आमदनी वामदनी अच्छी थी और ये उसी के पास रहे। आखिर टाइम आ गया जब शेख साहब हो रहे, तो उसने, वो जो मजीद साहब आते थे यहाँ, तो हमारा रिश्तेदार था, वो मेरे पास ठहरते थे। लेकिन शेख साहब से भी मिले, तो शेख साहब ने उससे कहा, भाई देखो, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब उसमें जब भाई है दोनों में से कोई एक आध तो यहाँ आ जाए, चार्ज ले ले, ये कौन संभालेगा। तो मैंने भी उससे कहा, भाई अब बोलो उनको, लाओ इधर। तो फारूक साहब को और मुस्तफ़ा वगैरह को बीच में वहाँ ही रहे, फिर वो यहाँ आए मेरे साथ। वो मजीद साहब जो वो हमारा रिश्तेदार था त्राल का, तो मेरे साथ तभी ये वाक़ियत भी थी और ये हालात हो गए थे। फिर जब भी कहीं अब शेख साहब फिर आ गए, तो जहाँ भी चलते थे जुलूस वलूस वगैरह निकलते थे, तो चूँकि मेरा राब्ता हो गया था उस वजह से, तो मेरी इज़्ज़त भी बड़ी करते थे, क्योंकि वहाँ उनके बच्चों के ज़रिए सुना था ये जो मैं यहाँ करता था। तो वो लंदन में वो कहते थे, आज डीसी ने ये काम किया, आज उसने इस तरह काम किया, गरीबों का ये काश्तकारी वगैरह ये सारा। तो उस वक्त तरह से मेरी शुरू से उनके साथ ये ताल्लुकात हुए। लेकिन बाद में आपने फारूक साहब के साथ सियासत भी की, आपने फिर सियासत भी ज्वाइन की फारूक साहब के साथ, फिर आपने इलेक्शन भी लड़ा 87 में। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। एक इलेक्शन, वो दरअसल अली मोहम्मद नाइक थे दूसरे, वो भी त्राल के ही थे, तो वो फारूक साहब इनके खिलाफ थे, लेकिन त्राल में उसका अपना असर रसूख था। तो मैं ये ऑफिसर था इनके यतीम बच्चों के लिए, तो उसने कहा इसको गिराना है त्राल का। उसका भी अपना अच्छा खासा रसूख था। उसने जब सब CID से पूछा, उन्होंने कहा सब एक ही आदमी इसको गिरा सकता है। कहा कौन? मेरा। तो मुझे फिर फारूक साहब बोले, आपने त्राल से इलेक्शन लड़ना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अपने तरीके से लड़ूंगा। मैं चूँकि जम्मू में एक रहता था, उनको यतीमों को पालने वालने के लिए मैंने सीखा था। वहाँ का लीडर था, उसने एक लंबी ये गाड़ी रखी थी, उसमें उसके कुछ वर्कर, उसमें वो जैसे रेल में लैट्रिन का उसका था वो हिसाब। तो जब मुझे कहा तुमको अली मोहम्मद के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, मैंने कहा ठीक है। मैं चूँकि जम्मू में रहा था, उनको वो पालने वाले के, तो वहाँ मेरा एक था, तो एक पार्टी से मैंने उस वक़्त एक फंड से पार्टी एक लंबी वही गाड़ी तैयार की। अब मैंने क्या, त्राल मैंने अपने जाना है ना प्रबंधन करने के अपने लिए। अभी मैं जो गाँव जहाँ से शुरू करना है उस पर लाउड स्पीकर लगा हुआ है, आ जाओ भाई, इस तरह मैं आ रहा हूँ। जितनी देर मैं वहाँ गांव में पहुँचा, वो वहाँ पहुँचे होते हैं। इनसे तकरीर वकरीर वगैरह की। पहले ये तो होता था अफसर जब आ जाए, फिर वो आ जाएगा, फिर किसी के खाना खाना है। अब उसमें भी हो तो गांव में 2 पार्टी है, जिसके यहाँ खाना खाए उसने तो दूसरी पार्टी उसके खिलाफ हो जाती है। अपने खाने वाने का सब इसी में अरेंजमेंट है। लंबी बस है, खाने का वक्त आ गया। यहाँ से जो बाकी देखो, पहले ये होता था जो इलेक्शन लड़ने के लिए आता था, फिर खाना जिसके का था वो ज़्यादा हो, तो हमेशा दो पार्टियां होती थी। वो को तो अब तो ये इसका हो गया। मैं तो सबका, जब मैंने दूर से ऐलान के हो गए ये तकरीर करी,
अच्छा शुक्रिया, अब मैं किसी का खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि कब कहेगा किसी का हो गया, मैं सबका हूँ। मैं एक दिन में आधी कॉन्स्टिट्यूंसी और ये तरीका भी नया, शायद अफसर को डिफीट दी जो था, तो मैं आ गया एमएलए। अब एमएलए आ गया तो अब मुझे है कि भाई एमएलए बन के तो मिनिस्टर बनना है। ये सागर जो है ना, ये शहर का था, तो इसने कहा अगर ये अब आ गया कैबिनेट में, ये तो किसी की इसकी बात ही नहीं, यही इसी की चलेगी सारी। तो अब उससे कहा फारूक साहब के, तो उन्होंने कहा फारूक साहब क्या है, अब इसने इसमें अफसरी की, ये कि अब क्या है, इसको कोई और दे दो, लेकिन कैबिनेट में वहाँ यह नहीं। खैर समहाउ विश करे तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कुछ ना कुछ तो देना है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, पता नहीं कोई उसमें क्या पोस्ट था, उसमें ये करते थे लोगों को, जैसे मैं देखा था कि पंजाब में मिल्क बूथ होते थे, वो कोई हर 8-10 किलोमीटर पे वहाँ मिल्क जो होते, वो जो ये आते थे यहाँ, क्या कहते हैं इनके, वो अमरनाथ यात्रा के लिए लोग आते थे, वो आते थे एक जगह से वहाँ के, वहाँ उन्हें मिल्क बूथ रखा हुआ है। लोगों ने जो के वैसे पंजाब, ये दो थे, पंजाब और हरियाणा, ये दोनों बड़े अमीर, वहाँ से मिल्क बूथ पे जो भी आते थे उनको मिलता था खाना, दूध वगैरह ये वो, बल्कि गाड़ी वाड़ी उनकी मरम्मत के लिए सारा आगे दूसरा तो यही चलता था। अब जब उन्होंने सागर ने ये किया कि मुझे मिनिस्टर नहीं बनने दिया, उन्होंने कहा भाई ये तो, उन्होंने कहा अच्छा आप एक काम करो, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं कहा अच्छा सर इस तरह मैं करता हूँ, ये जो एरिया है उधर लोगों को बुला लें, वो अपना जो है हर हल्के वाले वहाँ के वर्कर आपके वो बनाएंगे, वहाँ कौन सा चीज़ जो बनानी होती है जो ही, तो वही फिर उसका इस्तेमाल करें। फिर ज़मीन का भी क्या कोई कौन सी चीज़ अच्छी करनी है, ये वो सामा। उन्होंने कहा चलो इसको इसी में फंसा, ये क्या करेगा। जब उन्होंने ये किया तो मैंने कहा हर हल्के में उनको जमा कर दिया। अच्छा साहब आप बताओ आपको क्या है यहाँ करना है, उसके लिए ये चीज़ बनाओ यही, और अपने इलाके इसको करो। इसमें आपके जो वर्कर हैं उनको नौकरी भी मिलेगी और आपको काम भी मिलेगा। सही। ये जब ये हुआ तो ये उससे ज़्यादा मकबूल हो गया और ये चला गया इधर बंगाल तक, बड़े पॉपुलर हो गए। इनके जो वर्कर थे ना कांग्रेस के, उन्हें जमा करते हैं, वो बस फिर बनाते हैं, फिर कोई कौन सा अच्छा बीज बनाना है, कौन सा अच्छा दरख्त लगाना है, ये वो, तो इस तरह से वो आबाद हो गए। अब ऊपर वाले ने देखा ये तो बड़ी कमाल की स्कीम इसने चलाई। फिर हाई कमांड ने कहा भाई नहीं, इसको अब हेडक्वार्टर में तब्दील करो, बॉम्बे। हेडक्वार्टर इस सारी का था बॉम्बे। तो बॉम्बे का तो मुझे वहाँ एक चीज़ आ गई जहन में, एक काम मैं करूँगा। सारे इंडिया में ये था कि अगर आप खदर बनाएंगे फिर उसमें डिस्काउंट मिलता है 30%, लेकिन किसी ने ये इजाज़त की थी अगर पश्मीना हो उसमें नहीं मिलेगा। तो मैं ये डिटरमिन करके गया, आखिर इसमें तुक नहीं, उस मुझे पता था ये खास एक तबके ने किया है, क्योंकि कश्मीर में ये था वो जो लेडीज़ थी
वो पश्मीना काटती थी और उसके जो आमदनी आती थी उससे अलीगढ़ में बच्चों को पढ़ाती थी। वो ही बच्चे फिर यहाँ आके नायब तहसीलदार वगैरह बनते थे। इसलिए हर अच्छे कोई कितना भी बड़ा घराना हो वो ये पश्मीना काटती थी। तो क्योंकि इससे ये था, जब उन्होंने मुझे उसमें कैबिनेट में नहीं कुछ नहीं लिया तो मैंने क्या किया कि मैंने उसी पैमाने पर उसी तरीके पर उनको कहा इस तरह करो। तो स्कीम बनाई, सेंटर से भेज जाते हैं, वो आ जाए तो वहाँ ये जो भी गाँव में कोई तरक्की करने वाली चीज़ हो, अच्छा भाई तुम भैंस खरीदना, उसे दूध लेना, या गाय खरीदना, ये करना, उसमें दूध लेना, अपने को पढ़ा सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो आगे सारी लाइन में मैंने कलकत्ता तक, और ये बहुत पॉपुलर हो गया। फिर ऊपर वाले अच्छा भाई इनको इसको अब छोड़ना नहीं नौकरी से, इसको लाओ हेडक्वार्टर पे बॉम्बे। तो बॉम्बे में मैंने जो था ना, वहां जब मैं आ गया तो मुझे ये पश्मीना था जहन में। तो जो इसका इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर था उसको वो आ गया वहाँ। तो दरअसल उसने और वहाँ के जो थे ना मिनिस्टर, वहाँ के लोग उन्होंने बोलना था, तो मैं चूंकि एक किस्म का मुलाजिम था तो मैंने कहा आज इसका फायदा उठाना चाहिए। तो जब वो आए, अब सेंटर का मिनिस्टर है, तो मैंने एक स्लिप भेजा जो इसका था वहाँ का। मैंने कहा मुझे 5 मिनट चाहिए, यही से इसका उनको लिख के भेजे, मुझे 5 मिनट चाहिए अगर आप समझे। क्योंकि उन दिनों करगिल में लड़ाई चल रही थी। तो उसने कहा इस तरह है, बड़ा इंटेलिजेंट है ये, कुछ कुछ के कहना चाहता है। उसने कहा कहीं। मैं उठा तो उस वक्त करगिल की लड़ाई चल रही थी। अच्छा। शाम को वो लड़ाई के दिखा रहे थे किस तरह देते, यहाँ पाकिस्तान वाले और इधर वाले लड़ते हैं, उधर देखते हैं ये पश्मीना गोट्स पालने वाले, उनके एक एक कपड़े में, यहाँ तक पाजामे में भी पाइबंद लगा होता था, गरीब थे। चंतन। तो मैंने कहा, जब मैं खड़ा हो गया तो मैंने कहा वेल जेंटलमैन यू आर सीइंग। मैंने कहा वो कहा अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में फंस गया है वेल जेंटलमैन। मैंने कहा माफ करना, यहाँ ये है जो बोलता है वो अंग्रेजी में बोले, फिर उसमें मैं अंग्रेजी में बोलना ना, मैं इसमें बोलना। मैंने कहा शाम को अब टीवी देखते हो ना, वहाँ जो तुम देखते हो एक तरफ से पाकिस्तान वाले लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से ये, और बीच में वो जो पश्मीना गोट वाले हैं ना, तुम एक चीज जरा देखना, आज तुमने देखा हो हर एक जगह ये कमीज में अगर उसमें पाइबंद लगता है, लेकिन वो जो पश्मीना गोट पालने वाले हैं उनके पाजामे में देखना, उनके वो इतने गरीब हैं, पाजामे में पाइबंद लगा है। कहते ये क्या बोल रहा है। अब मैंने अटेंशन की ना पूरी, वो ये गोट पालता है, फिर वहाँ का लोकल है कोई, वो सारा ये खरीद के वो भी जाता है श्रीनगर से, वो लाता है यहाँ मोहल्ले में वो लाता है। फिर वहाँ मशहूर है कि अमीर तरीन औरत हो, वो ये पश्मीना लाके काटती है, ये बेचती है, अपने बेटे को बेचती है अलीगढ़, वहाँ से वो तालीम होके आता है तो वही अफसर बनता है। सही बात। ये इसकी तालीम। हाँ सही। दैट इज अ फैक्ट। सो ये तो लेकिन अफसोस की बात है,
अगर कहते जी नहीं क्योंकि ये अमीरों का है। आपने देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू किस किस्म के कपड़े पहनता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर खदर। उसमें जब 30% मिले और ये जो इतनी मेहनत करने वाले उसका क्यों नहीं? उन्होंने कहा वो ही इज पॉइंट। अच्छा, आज से पश्मीना पर भी क्या वो मिलेगा 30%। जब ये हो गया तो मैं आ गया लाइमलाइट में, और जब ये हो गया तो इसका सबसे बड़ा फायदा जो था वो कश्मीर में हो गया। फिर ये हो गया भाई किसने कराया ये, तो अपनी बड़ी पॉलिटिकली बाकी सोशली बहुत बड़ी। अब जब भी कोई फंक्शन वंक्शन में हो तो पायलट साहब कहते भाई वो कौन है जरा देखो उसको। अब लोग मेरी तरफ, तो एक ये मैं आ गया, तो इस तरह ये समझो एक मेरा एक कारनामा था। गुलाम मोहम्मद शाह के साथ आपके ताल्लुकात कैसे रहे? गुलाम मोहम्मद शाह के साथ मेरे ज़्यादातर अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। गुलाम मोहम्मद शाह अपने को समझता था मैं फारूक साहब का दामाद हूँ, इसलिए मैं जो मैं करूँ वो सब ठीक है। तो मैं इनडायरेक्टली उसकी जो भी उसकी हो तो इनडायरेक्टली उसके अपोजिशन करता था, क्योंकि वो था उसी ख्याल से मैं दामाद हूँ इसलिए जो मर्जी करूँ। उसकी और मेरी बनती नहीं थी। वो मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता था। उसको पता शेर कश्मीर जो है इसका गिरविदा है। अब ये था हमें आपस में दुश्मनी थी। वो मेरे काम की मुखालफत करता था, मैं उसकी तरीके से। ये मैं अंदर की बात कर रहा हूँ। ये बख्शी साहब को जानते हैं आप? बख्शी गुलाम अहमद, वो जबरदस्त वर्कर था बख्शी गुलाम अहमद, लेकिन ग्रुप थे ना, एक शेख साहब का ग्रुप था, एक बख्शी साहब का। बीच में फिर जब ये शेख साहब वालों को इनका गिरफ्तार किया तो फिर वो उनकी बड़ी चली उस दौर में। लेकिन बख्शी जो है वो तो काम करने वाला आदमी था, लेकिन हम उस पार्टी में नहीं थे। तो आपके भी जेल गए? हाँ, कब? वो पता नहीं कुछ देर, मुझे भी ये जब पहले तारीख चली शेख साहब की, गाँव में हम करते थे तो उनको वर्कर वगैरह उनको पकड़ के लेते थे। तो अब जेल में जो बेच के वहाँ करते थे, वहाँ चारपाइयाँ नहीं होती थी, वहाँ होता था मिट्टी का, बीच में होती थी ये फैसला खाली, फिर तीसरा इस तरह, तो उन्हीं पर सोते थे। लेकिन उसमें नींद कहाँ आती थी? वो मिट्टी का बना हुआ, फिर एक दूसरे के से, फिर कई दफा कपड़े वपड़े उसमें घोट में डालो, सो थोड़ी देर नींद करो। कुछ देर पता नहीं किसी में इसी सिलसिले में एज वर्कर पकड़ के ले गए, तो ये मैंने देखा, ये देखो क्या हो रहा है इंसानों के साथ। एनीवे ये एक सबक था, इसको कैसे मुखालफत करनी चाहिए। सादिक साहब को जानते हैं आप? सादिक साहब, अरे बाप रे, सादिक साहब दरअसल उस वक्त वर्ल्ड में दो पार्टीज थी, एक रशिया एक अमेरिका। सादिक साहब बेसिकली कम्युनिस्ट थे और उसका ताल्लुक रशिया कौन सी पॉलिसी बनाता है करता है, ही वॉज अ पार्टनर। तो उसमें मुझे कैसे पता लगा, मेरे साथ एक कपल था, मिस्टर शारदा, वो कम्युनिस्ट पार्टी ने वो और उसकी बीवी कश्मीर में काम करने के लिए भेजे, कम्युनिस्टों के लिए। वो मेरी टच में रहा उसमें, जब ये वो होम्स वोम्स बनाते थे, तो मैं बेसिकली हो गया था कम्युनिस्ट। मैं ये इस ग्रुप में किसी को मैं स्टांच कम्युनिस्ट,
कहते कम्युनिस्ट क्या करते हैं भाई, जो काम करे उसी का, ये बीच में जमींदार है वो कहता है उसके से इतनी जमीनें लो, नहीं, जमीनें छीननी चाहिए। जो लैंड टू द टेलर, लैंड टू द टेलर के एक मूवमेंट चली, उस समय बड़े काम किया है। तो गांव का रहने वाला था, खुद काम करता था, तो उसमें काफी पॉपुलर रहा लैंड टू द टेलर में। फिर ये एक जमाना उसको मजबूर किया जमाने ने कि भाई जो ही लैंड कमाता है उसी के नाम करो, और जो लैंड लॉर्ड है नो। उस समय बड़े काम किया है। तो ये मेरा चलता था बहुत। मीर कासिम ठीक आदमी था। अरे मीर कासिम तो मेरा दोस्त। जब ये सादिक साहब ने फैसला किया यहाँ से जो आदमी था उसको निकालो, फिर उन्होंने यहाँ कौन आएगा, तो मेरा उनको कहा इसको यहाँ लाओ, तो ये मकान मुझे दिए। अच्छा, हाँ ये मकान उन्होंने दिया? हाँ, अलॉट किया है। अलॉट किया? ये आपका नहीं है? नहीं नहीं, ये किसका है? ये दरअसल था ना, जो उस वक्त यहाँ से भाग गए ना, जो लैंडलॉर्ड यहाँ के थे, फिर जितने ये मकान थे ना ये इन्होंने अलॉट किए। फिर मैं चूंकि पसंद करता था रहना इसी इलाके में, तो सादिक साहब ने कासिम साहब को, वो जो आपका, दरअसल कासिम साहब से मेरी पहली दोस्ती थी फ्रॉम हनफे स्कूल। अच्छा। तो उन्होंने कहा आप क्या दोस्त है, इसको ये अलॉट करा, तो मुझे ये अलॉट हो गया तब से। फिर बीच में एक वक्त आ गया कि भाई इनको ये परमानेंटली, ये फिर परमानेंटली हमें अलॉटमेंट हो गए, कुछ पेमेंट करनी पड़ी उस वक्त, तब से ये मेरे पास है। तब से हम कोई किराए विराए वगैरह नहीं देते, लेकिन उस स्कीम के तहत। और सादिक साहब का मैं फिर जब आहिस्ता ये हो गया, जो महकमे है ना, PWD, इरिगेशन, ये जो सारे खाने वाले जिसमें इंजीनियर होते हैं ना, आज इंजीनियर बना गांव में तो साल में ये बनाता है वहाँ मकान वगैरह, फिर दूसरे साल ये बनाता है शहर में, तीसरे साल ये बनाता है जम्मू में, क्योंकि इंजीनियरों का यही था ना खाना पीना। मैं इसमें देखा कि यहाँ एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक सेक्रेटरी था, तो सादिक साहब ने मुझे कहा इसको डिप्टी सेक्रेटरी लगाओ इसी में। अब मैं इन जो सारे महकमे हैं ना, इनका डिप्टी सेक्रेटरी हो गया। कुछ देर के बाद उसने जो वो सेक्रेटरी था IAS का, उसको ट्रांसफर कर दिया। सारा पावर मेरे पास। तमाम महकमे ये जो है, उन दिनों में बच्चों ने मेरा मुंह नहीं देखा था, क्योंकि मैं सवेरे निकलता था, ये सोए होते थे, रात को आता था, ये तब भी सोए होते थे। सादिक साहब का परफेक्ट, अब ये जो खाने विभाग के मिनिस्टर हैं वो बेकार हो गए, क्योंकि उनको मिलता था ना, जो उसके महकमे का जो होता था उनको उसका हिस्सा मिलता था। वो कहाँ, उन्होंने कहा जी ये अकेला क्या करेगा, उन्होंने कहा कोई काम रुका है मुझे बताओ, दिखाओ कौन। मैं तो दिन रात काम करता था सारा, सब अपने हाथ। तो ये दरअसल सादिक साहब ये खुद, अच्छा सादिक साहब में एक चीज थी, शेख साहब या बख्शी गुलाम अहमद वगैरह इतने पावरफुल नहीं थे जितने ये थे। न ये इसको इलेक्शन की परवाह होती थी, क्योंकि यहाँ इसको सपोर्ट था डायरेक्ट रशिया का। यहाँ इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो आती थी उससे मिलने। ये थी आज की मुलाकात जनाब नाइक साहब से। आपने इस मुलाकात से अंदाजा किया होगा कि यादों की कीमत कितनी होती है, और यादें थोड़ी सी इधर उधर हट जाए तो उसमें दहाइयों का
फर्क पड़ जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो नायक साहब के हवाले से कुछ बातें इन्होंने खुद याद इसलिए नहीं है उस हिसाब से, जिस हिसाब से क्रोनोलॉजिकली याद नहीं है। ये डिप्टी कमिश्नर होने के बाद ग्रेजुअली डिविजनल कमिश्नर भी बन गए। उसके बाद उससे पहले डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स में भी थे, हॉर्टिकल्चर में भी थे। उसके बाद इनको पोस्ट रिटायरमेंट रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली भी बनाया गया, कई बरस तक रहे वहाँ। उसके बाद इनको खादी एंड जो हमारा डिपार्टमेंट है, एक बोर्ड होता है, तो उसमें चले गए, और पहले जम्मू कश्मीर में, उसके बाद नेशनल लेवल पे। तो उन्होंने काफ़ी, जब तक वो एक्टिव रहे सर्विस में, रिटायर होने के बाद भी कई बरस तक उन्होंने काम किया। और ये ज़िंदगी में बड़े एक डिसिप्लिन के हिसाब से रहे हैं, एक नज़्म ज़ब्त के पाबंद रहे हैं। और ये जहाँ तक इनके जो अहल खाना है, उनके साहबजादे हैं, तो उन्होंने बताया जब तक 94 साल की उम्र, 95 साल की उम्र में पहुंचे, ये दिल्ली के कंजेस्टेड ट्रैफिक में भी अपनी गाड़ी खुद चलाते थे। और बिल्कुल 1 साल पहले तक ये अपने सहन में जो वेजिटेबल गार्डन है उसका ख्याल रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये बात मैं इस मुलाकात को इस बात पर कंक्लूड करना चाहूँगा कि थोड़ा इनका प्रोफाइल बेहतर आपके सामने आ जाए। इनके 4 साहबजादे हैं, एक साहबजादी है, एक साहबजादा नहीं रहा है। तो जो एक तो मेजर जनरल मोहम्मद अमीन नायक हैं, जो मेजर जनरल के ओहदे पे थे, फौज में रिटायर हो गए वो। इसके अलावा एक साहबजादे इनके डॉक्टर साहब हैं, यंगेस्ट वन, तो वो दिल्ली में डॉक्टरी करते हैं। इसके अलावा एक और जो उनके साहबजादे हैं, वो फॉरेस्ट्स में कंजर्वेटर के ओहदे से रिटायर हो गए हैं, उनकी एक साहबजादी भी है। तो ये एक लंबी कहानी थी, एक लंबे दौर की। लेकिन एक बात मैं यहाँ एक बार फिर कहना चाहूँगा कि इनकी जो फॉर्मली ये 100 साल के हो गए हैं मान लीजिएगा, लेकिन जब ये बात बताते हैं, कुछ यादें उनकी हैं। एक मतलब यादों का जो समंदर होता है उसका कुछ अंदाज़ा नहीं कि कब कौन सी याद सामने आ जाए। इनकी एक याद इन्होंने, जैसे कि आपने देखा होगा, बताई जब करण सिंह पैदा हुए थे। लेकिन अगर हम वो देखें तो जो इनका डेट ऑफ बर्थ है वो शायद कम है, तो ये शायद 100 साल से ज़्यादा भी होंगे। खैर जो भी है, यादें बड़ी अहम हैं, अपनी हूँ, आपकी हूँ या सबकी हूँ, ये यादें महफूज करना अपने लिए इंडिविजुअल लेवल पर इम्पोर्टेंट भी है और सोसाइटल लेवल पर भी, और वही है यादें का मकसद। तो इस लंबी मतलब कंक्लूजन के साथ मैं नायक साहब से भी इजाज़त लूँगा और आपसे भी। नायक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, सुने सर।